नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सही समय पर किए गए जोरदार उपायों से देश में कोविड-19 महामारी का फैलाव रोकने में मदद मिली। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9.5 लाख से अधिक हुई। स्वस्थ होने की दर भी 64.23% पहुंची। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत विश्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार। देश में बाघों की अनुमानित संख्या के बारे में भारतीय रिपोर्ट 2018 जारी की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट हुई और बिहार में लगातार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। 11 जिलों में 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित। दोपहर समाचार में मैं हूं प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी लवलीन निगम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है और ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नहीं हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज दूसरे समानुभूति ई सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मधुमेह, मोटापा, लीवर बढ़ने और जीर्ण गुर्दा रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण और मृत्यु के अधिक जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारी जो दवाइयां कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं, रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाइयां, ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, लेकिन इनके बारे में साथ साथ ये भी बातें उभर कर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लिवर के अंदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इसलिए जिनका लिवर ठीक है उनको वो डिस्टर्बेंसेस को भी वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। लिवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन का विषय है, कोविड के दौर में गुर्दा सुरक्षित रखें। ये मौजूदा संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और सामुदायिक एकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। भारत में वायरल हेपेटाइटिस बहुत आम है और गंभीर बीमारी है। उन्होंने कहा कि वायरल बी और सी हेपेटाइटिस रोगी में गुर्दे के कैंसर और जीर्ण गुर्दा रोग का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोग के बारे में बात, जांच और उपचार समाज में जागरूकता फैलाने के मंत्र हैं। इस ई सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तथा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि भारत हेपेटाइटिस बी और सी के उन्मूलन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य हासिल करने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9.5 लाख को पार कर गई है। स्वस्थ होने की दर अब 64.23% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 35,175 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,52,743 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 47,703 लोग संक्रमित हुए। कोविड मरीजों की कुल संख्या अब 14,83,156 हो गई है। इनमें से 4,96,988 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 654 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 33,425 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में विभिन्न प्रयोगशालाओं में रिकॉर्ड 5,28,082 नमूनों की जांच की गई। ये लगातार दूसरा दिन है जब 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच हुई है। अब तक 1,73,34,885 नमूनों की जांच हो चुकी है। इस समय देश भर में 1,310 प्रयोगशालाएं कोविड-19 जांच कर रही हैं। इनमें 905 सरकारी और 405 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सघन परीक्षण, पता लगाने और उपचार की रणनीति अपनाई है। नियंत्रण की प्रभावी रणनीतियों और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ने ठीक होने की दर में सुधार किया है, साथ ही मृत्यु दर को भी कम किया है। ठीक होने की दर के मामले में दिल्ली 88.68% के साथ पहले स्थान पर है। लद्दाख, हरियाणा, असम और तेलंगाना बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां ठीक होने की दर 75% से ऊपर है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत 64.23% से बेहतर है। महाराष्ट्र में अब तक सर्वाधिक लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। मृत्यु दर के मामले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर 2.25 से कम है। कुल सक्रिय मामलों में 68.91% मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,610 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 57,142 हो गई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 75.1% हो गई है। राज्य में कोविड-19 से 9 और लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या 480 हो गई है। इस बीच कोविड-19 के परीक्षण से संबंधित याचिकाओं पर तेलंगाना उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। वहीं सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए 7,600 से अधिक बिस्तर उपलब्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। उच्च न्यायालय आज दिन में कोविड की कथित कम जांच और उसके इलाज को लेकर चिकित्सा सुविधाओं के बारे में एक याचिका पर आज दिन में सुनवाई करेगी। राज्य सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की स्थिति के बारे में पहली बार अधिसूचित किया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती होने के इच्छुक लोगों को लाभ पहुंचने की आशा है। सरकार के पास जहां कोविड के इलाज के लिए 17,000 से ज्यादा बिस्तरों की क्षमता है, वहीं निजी अस्पतालों में 4,500 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था है। इस बीच राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोविड के नए मामलों का पता चला है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,610 में से 531 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जबकि रंगारेड्डी जिले में 172, वारंग शहरी क्षेत्र में 152 और मेढल मलकाजगिरी से 113 नए मामलों की खबर है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं तन्वी तनेजा। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल द्वारा फिल्म स्टार सुधा रानी को इलाज के लिए मना करने पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोविड-19 और गैर कोविड रोगियों के इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार ने आदेश दिया है कि निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रोगियों को इलाज के बगैर वापस नहीं भेजें। उन्होंने आदेश में उल्लेख किया है कि रोगियों को वापस भेजना कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन होगा। अस्पतालों को कहा गया है कि वे रोगियों से कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र न मांगे और तुरंत उनका इलाज करें। सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नियमों को भी याद दिलाया है। SMS, व्हाट्सएप या आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के आधार पर रोगियों को चिकित्सा देने को कहा गया है। कुछ दिनों पहले निजी अस्पतालों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया था कि वह अपने 50% बिस्तर कोविड रोगियों के लिए आरक्षित करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सप्ताह से कोविड-19 के मामलों में हो रही बढ़ोतरी में कोई कमी नहीं आई है। अब तक इस संक्रमण से यहां 321 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल 470 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जिसके साथ प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 18,390 तक पहुंच गई है। हालांकि ये पॉजिटिव मामले कुछ हफ्तों से विशेषकर कश्मीर संभाग में बढ़ रहे हैं। तब भी ध्यान योग्य बात यह है कि रिकवरी ग्राफ में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सिर्फ एक दिन में यानी कल 474 रोगी ठीक भी हुए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 10,402 तक पहुंच गया है और रिकवरी ग्राफ को 57% तक बढ़ा दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
त्रिपुरा के अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में कल कोविड-19 से 4 और लोगों की मौत होने के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। राज्य में 3,920 संक्रमित मामले हैं, जबकि 2,470 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,417 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 63.22% और मृत्यु दर 0.43% है। बिहार में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2,192 नए मामले आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 41,111 हो गई है। सबसे अधिक 7,067 मामले पटना से हैं। अब तक 27,844 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि 13,011 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना वायरस से 255 लोगों की मौत हुई है। बिहार में स्वस्थ होने की दर 68% है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में लॉकडाउन 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में 22 जुलाई से लॉकडाउन लागू किया गया है। अहमदाबाद, जो कभी देश में कोविड-19 का हॉटस्पॉट रहा था, यहां जुलाई के महीने में विशेष रूप से मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। शहर न केवल कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, बल्कि नगर निगम और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के कारण मृत्यु दर को सफलतापूर्वक कम किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से मिल रही जानकारी की भी मदद ली जा रही है। वर्तमान में शहर में गहन परीक्षण की रणनीति के तहत आवासीय सोसाइटी, धार्मिक स्थानों, बैंकों और शहर के सभी 8 प्रवेश बिंदुओं, नगर पालिका स्कूलों आदि में रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि शहर में ताजा कोविड-19 के मामलों में लगभग 40% की गिरावट आई है। धन्वंतरी रथ मोबाइल ओपीडी कोविड-19 के लक्षण वाले और घर पर परीक्षण करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए 104 हेल्पलाइन, होम क्वारंटीन में इलाज ले रहे लोगों के लिए संजीवनी गृह सेवा जैसी पहलों से शहर में कोविड-19 का संक्रमण नियंत्रण में लाने में मदद हो रही है। इसी तरह शहर में मृत्यु दर में भी इस महीने काफी गिरावट आई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई के नगर निगम का जी साउथ वार्ड पहले से ही हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। इस वार्ड के अंतर्गत वर्ली, लोअर परेल, महालक्ष्मी जैसे उपनगर आते हैं। यहाँ कई बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय, मीडिया हाउस और बैंक के कार्यालय स्थित है। यहाँ का वार्ड ऑफिस पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले कुछ दिनों में बीएमसी के इस कार्यालय में विभिन्न नवीनतम तकनीक पर आधारित प्रणालियाँ बिठाई गई है, जिससे यहाँ के कर्मचारी अनजाने में भी किसी भी वस्तु की सतह को स्पर्श न कर सके, जिससे उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हो। इनमें से कुछ नए तंत्र जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उनमें कार्यालय की इमारत की लिफ्ट को संचालित करने के लिए पैर संचालित मशीन, भवन के प्रवेश द्वार की दीवार पर बिठाया गया थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस जो सेंसर आधारित स्वचालित थर्मामीटर जैसा काम करता है और तापमान को मापता है, इत्यादि शामिल है। इसके अलावा कार्यालय में जो फाइलें लाई जाती है, उन्हें यूवी किरणों के माध्यम से स्कैन और कीटाणु रहित किया जाने की स्वयंचलित मशीन यहाँ कार्यरत है। साथ ही यहाँ के शौचालयों में स्वचालित सैनिटाइजर मशीन बिठाए गए हैं, जो एक विशिष्ट अवधि के बाद स्वचालित रूप से जगह को कीटाणु विरहित कर देता है। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय बीएमसी अभियंताओं को जाता है, जिन्होंने यह प्रणालियाँ यहाँ कार्यरत की है। यहाँ की नई एवं आज के समय में उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं को जानने के लिए निजी क्षेत्रों और कॉर्पोरेट जगत के लोग भी इस कार्यालय को देखने लगातार आ रहे हैं। सभी ने यहाँ की उपयुक्त प्रणाली की प्रशंसा की है। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक स्टार्टअप ने कोविड-19 मरीजों का पता लगाने और उनके जोखिम का आकलन करने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किया गया है। इस ऐप में ऐसे लोगों में संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा जिनमें कोविड के लक्षण नहीं होंगे। स्मार्टफोन प्रोसेसर और सेंसर के उपयोग से शरीर के विभिन्न संकेतों के जरिए व्यक्ति में जोखिम का आकलन भी किया जा सकेगा।
इस ऐप को लाइफास नाम से दिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जेबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संजय पांडे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सही समय पर किए गए जोरदार उपायों से देश में कोविड-19 महामारी का फैलाव रोकने में मदद मिली। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9.5 लाख से अधिक हुई। स्वस्थ होने की दर भी 64.23% हुई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत विश्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता को तैयार। देश में बाघों की अनुमानित संख्या के बारे में भारतीय रिपोर्ट 2018 जारी की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट दर्ज। और बिहार में लगातार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर, 11 जिलों में 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट 2018 जारी की। इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है। बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहां इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाघ कुदरत के अनमोल नगीने हैं और वनों में इनकी मौजूदगी अच्छी स्थिति का संकेत देती है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से अधिक शेर भी पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद देने को तैयार है। भारत में प्रकृति से समन्वय के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति का जिक्र करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद देश में दुनिया की करीब 8% जैव विविधता संरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ों की पूजा जैसे रीति रिवाज प्रकृति के साथ हमारे अनोखे तालमेल को दर्शाते हैं। बाघों की रक्षा में भारत ने जो कदम उठाए, हम दुनिया के जो 13 देश है जिनके पास बाघ है, उनको सभी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, यहाँ का उनको सब दिखाएंगे और बाकी भी जो सहयोग लगेगा वहां जाकर भी वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा हो। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने जंगली जीवों को पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की बात स्वीकार की है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने देश में बाघों की संख्या और बढ़ाने के लिए सभी उपाय करने का भी आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र की नीति संबंधी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट आई। आज जारी इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संबंधी ये सुधार अस्थायी हो सकते हैं। अगर शहर वायु प्रदूषण को रोकने की नीतियां बताए बिना लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाएंगे तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कोविड-19 के बारे में नीति संबंधी पत्र में कहा गया है कि महामारी के मामलों में से करीब 90% शहरी इलाकों से हैं और ये इलाके महामारी का केंद्र बने हैं। शहरों की जनसंख्या और विश्व तथा स्थानीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ने से भी कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई नए वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वायु प्रदूषण अधिक होने से कोविड-19 मामलों में मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने कहा है कि कई शहरों में नागरिक सेवाओं, खासतौर पर अनधिकृत बस्तियों की नागरिक सेवाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। ये दिन मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देना और टिकाऊ विकास योजनाओं को ज्यादा महत्व देना है। इस अवसर पर तमिलनाडु में विभिन्न संरक्षण गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कावेरी डेल्टा क्षेत्र में आज नारा देने की स्पर्धा आयोजित की गई है। इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसका आयोजन तिरुचिरापल्ली में केला अनुसंधान संस्थान जैसे राज्य के विभिन्न ICAR अनुसंधान संस्थानों के निर्देशन में किसान उपज केंद्रों ने किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच सियासी उठापटक आज भी जारी है। राज्य विधानसभा का आकस्मिक सत्र बुलाने के मुद्दे पर आज दोपहर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक करीब 2 घंटे चली। बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से प्राप्त 3 बिंदुओं के परामर्श पर जवाब को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यपाल के साथ टकराव नहीं चाहती और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उन्हें यह राजनीतिक गतिरोध समाप्त करना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के संबंध में राज्य मंत्रिमंडल के दूसरे प्रस्ताव को ये परामर्श देते हुए लौटा दिया था कि इसके लिए 3 बिंदुओं पर विचार किया जाए। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे करने का फैसला किया गया। इस परियोजना से राज्य के चंबल क्षेत्र की स्थिति में सुधार होने और इसके विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के बयान का संज्ञान लिया है। खबर है कि उपराज्यपाल ने कहा था कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने कहा कि संविधान के अनुसार चुनाव के समय और अन्य मुद्दों पर निर्णय आयोग का अधिकार है, इसलिए निर्वाचन आयोग के अलावा अन्य प्राधिकरण के लिए ऐसे बयान देने से बचना ही उचित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गोरखपुर में 14 वर्ष के बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए अपराधियों को सजा दिलाएगी। उन्होंने मृतक बच्चे के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। रविवार को 14 वर्ष के इस लड़के का अपहरण कर लिया गया था। गोरखपुर में एक नहर के निकट कल उसका शव मिला। पुलिस ने अपहरण के 24 घंटों के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। बिहार में लगातार बारिश से राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। राज्य के 11 जिलों के 25 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। एक रिपोर्ट। राज्य में बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान पहुंचा है। 110 सड़कें कई जगह टूट गई है। 28 पर वाहनों का परिचालन बाधित है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज 5वें दिन भी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित है। रेल पटरी से पानी हट जाने के बाद मुजफ्फरपुर नरकटियागंज के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। उत्तर बिहार के 11 जिलों में बाढ़ की वजह से लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को लगभग 2000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि आकलन के बाद सरकार किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करेगी। इसके लिए उन्हें कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। गंडक, बागमती और कमला बलान खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि 22 जिलों के 20 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं।
राज्य में मृतकों की संख्या 104 से अधिक हो गई है। 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गई हैं। 45,000 लोग सरकारी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ग्वालपाड़ा, धुबरी और बारपेटा सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वनाथ में लालपोखरी में बुरोई नदी के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आकाशवाणी से बातचीत में धुबरी जिले के उपायुक्त अनंत लाल गयानी ने जिले में बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया। फ्लड की स्थिति अभी इम्प्रूव हुई है। ब्रह्मपुत्र यद्यपि डेंजर लेवल से ऊपर है, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सालमारा सब डिवीजन में मैक्सिमम भी लोग कुछ बाहर में आए हुए हैं, वो रिलीफ कैंप में है। और धुबरी सब डिवीजन में जितने भी गांव प्रभावित हुए थे, सब में स्थिति अभी नॉर्मल हो रही है और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। रिलीफ सब जगह प्रॉपरली दिया गया है। मुंबई में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी है। मुंबई के कुछ भागों और आसपास के इलाकों में रात भर मूसलाधार वर्षा हुई। सुबह भी रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह तक मुंबई और आसपास के इलाकों में हल्की से सामान्य वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों और मुंबई में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा हो सकती है। बांग्लादेश में कई दिनों से जारी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। देश की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1988 के बाद से बांग्लादेश इस साल बाढ़ के सबसे लंबे दौर से गुजर रहा है, जिसने 31 जिलों के 43 लाख से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होगी। चेन्नई में तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शहर में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहने, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चंडीगढ़ में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होगी। देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हैदराबाद में शाम तक वर्षा हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद में भी बादल घिरे रहने और हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पटना में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे, गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा का अनुमान है। समाचार कक्ष से रवि कपूर। IRCTC और SBI कार्ड ने रूपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया साझा ब्रांड वाला कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज ये नया कार्ड राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसके जरिए कार्ड धारक इसे POS मशीन के साथ टैप करके लेन देन कर सकते हैं। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया सोच के तहत रेलवे को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को प्रतिबद्ध है। क्रिकेट के अब तक के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माने जाने वाले सर गॉडफ्री गोबर्स का आज 84वां जन्मदिन है। सोबर्स को विजडन के शताब्दी के 5 शीर्ष क्रिकेटरों की सूची में स्थान मिला है। सर गैरी सोबर्स के नाम से मशहूर सोबर्स ने 1965 से 1974 तक वेस्टइंडीज की टीम की कप्तानी की। सबसे कम उम्र में एक ही टेस्ट में 3 शतक बनाने का भी रिकॉर्ड उनके नाम है, जो उन्होंने 1958 में 21 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में अविजित 365 रन बनाकर कायम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सही समय पर किए गए जोरदार उपायों से देश में कोविड-19 महामारी का फैलाव रोकने में मदद मिली। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9.5 लाख से अधिक हुई। स्वस्थ होने की दर भी 64.23% पहुंची। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा,
भारत विश्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार। देश में बाघों की अनुमानित संख्या के बारे में भारतीय रिपोर्ट 2018 जारी की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट हुई और बिहार में लगातार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर, 11 जिलों में 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।